नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत मार्क्सवादी आलोचना अ, लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले रिकॉर्डिंग में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कार्लिज और मैथ्यू अर्नाल्ड तक की यात्रा हम लोगों ने कर लिया है। यानी कि इतनी रिकॉर्डिंग अलग अलग हम लोगों ने कर लिया है और साथ में अन्य कवियों पर भी, जो पाश्चात्य चिंतक कवि लेखक हैं, उन पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो चलिए समय न लेते हुए इस रिकॉर्डिंग की जो रूपरेखा उसको देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का विकास, कला का उद्गम, उपन्यास की कला, मनुष्य के इंद्रिय बोध का विकास और सौंदर्य शास्त्र, इतिहास की भौतिकतावादी अवधारणा, आधार और अधिरचना, पूंजीपति वर्ग और वैश्वीकरण, मार्क्सवादी समालोचना का सृजनात्मक विकास, हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना। सारांश देखते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकें और अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए उद्देश्य पर हम लोग चलते हैं। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप बता सकेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जानकारी दे सकेंगे, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विषय में बता सकेंगे, हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना पर परिचर्चा कर सकेंगे या परिचर्चा दे सकेंगे, हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना का परिचर्चा दे सकेंगे। भूमिका, इस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आलोचना की एक विशिष्ट प्रणाली तथा आलोचनात्मक लेखन की एक धारा के रूप में मार्क्सवादी आलोचना के बारे में बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि आलोचना की अनेक प्रणालियां और अनेक धाराएं विश्व साहित्य के स्तर पर तथा हिंदी साहित्य के स्तर पर भी प्रचलित हैं। इन प्रणालियों के अंतर्गत फ्रायडवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना, क्लासिक आलोचना, रोमांटिक आलोचना आदि की चर्चा आपने अवश्य सुनी होगी इससे पहले की रिकॉर्डिंग में। आलोचना की एक सुसंगत एवं व्यवस्थित प्रणाली के रूप में मार्क्सवादी आलोचना के विषय में बताने के बाद आपको पश्चिमी आलोचना की एक धारा के रूप में उसका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा तथा इस रिकॉर्डिंग के दूसरे भाग, मतलब जो दूसरा खंड हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उसमें आप हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। ठीक है। वैज्ञानिक उपशीर्षक डाल लीजिए, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण। वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण मार्क्स और एंगल्स ने 19वीं सदी के मध्य तथा उत्तरार्ध काल में एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण का सृजन किया, जिसका दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद है। यह विश्व दृष्टिकोण अन्य विज्ञानों का विरोध नहीं करता, बल्कि विज्ञान के तथ्यों, तर्कों और निष्कर्षों को आत्मसात करता है तथा इस प्रक्रिया में मानव सभ्यता द्वारा संचित एवं विकसित वैज्ञानिक ज्ञान का समाहार करता है। विज्ञान की प्रगति जारी है, अतः मार्क्सवाद की भी प्रगति जारी है। एक वैज्ञानिक दृष्टि के रूप में उसका विकास अटूट रूप में जारी है। मार्क्स और एंगल्स द्वारा विकसित किए गए इस वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण को उन्नत बनाने, समृद्ध करने और निरंतर परिष्कृत करने में लेनिन, माओ त्सुंग, ग्राम्शी आदि का विशेष योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, अविस्मरणीय है। मार्क्सवाद का वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण अपने दायरे में प्रकृति ही नहीं, समाज को भी लेता है। अतः आज के समाज विज्ञान के विकास में भी मार्क्सवाद का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मार्क्सवाद एक ऐसी चिंतन प्रणाली है जिसके द्वारा सिर्फ मानव जाति के विगत इतिहास की ही नहीं, उसके भविष्य की भी वैज्ञानिक समझ विकसित की गई है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उपशीर्षक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स और एंगल्स का इस संसार या इस सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है। इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवादी इसलिए कहते हैं कि प्राकृत घटनाओं को देखने, परखने और पहचानने का ये ढंग द्वंद्वात्मक है तथा इन प्राकृतिक घटनाओं की इसकी व्याख्या, कल्पना तथा विवेचन भौतिकवादी है। समाज और उसके इतिहास पर चूंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से विचार किया जाता है, अतः इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। यूनान में युद्ध का अर्थ
था चर्चा करना, विवाद करना। ठीक है। भारत में भी शास्त्रार्थ एक ऐसी कला के रूप में पल्लवित हुआ था जिससे कोई वक्ता अपने विरोधी के तर्क या निष्कर्ष में असंगति दिखलाकर उसका खंडन कर देता था और अपने नए तर्कों के द्वारा सुसंगत ढंग से निर्विवाद सत्य का प्रतिपादन करता था। इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को प्राकृतिक घटनाओं पर लागू किया गया और इस सत्य को प्रतिष्ठित किया गया कि प्रकृति सतत गतिशील है और उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विवेचन की इस पद्धति में यह बताया गया कि प्रकृति की शक्तियों की प्रतिक्रिया तथा उसकी असंगतियों के विकास से ही प्रकृति का विकास हुआ। प्रकृति की इस द्वंद्वात्मक तथा उसके विकास को समझने के लिए सापेक्ष रूप में चारों ओर के उसके परिवेश तथा संगठन से अभिजात रूप में उसे देखना होगा। प्रकृति में अविराम गतिशीलता रहती है, परिणाम स्वरूप विकास से पहले ह्रास और विनाश का क्रम भी जारी रहता है। इस विकास क्रम में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब छलांग के रूप में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे पानी का भाप या बर्फ बन जाना। प्रकृति का द्वंद्ववाद के इस सिद्धांत को लागू करने के बाद मार्क्स एंगल्स ने समाज तथा उसके इतिहास पर इसे लागू किया। यदि प्रकृति तथा यह संसार निरंतर गतिशील है, विकासमान अवस्था में है, यदि पुरातन का ह्रास और नवीनतम का अभ्युदय विकास का नियम है, तो यह स्पष्ट है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था चिंतन अथवा शाश्वत नहीं हो सकती। इस तर्क पद्धति से मार्क्स एंगल्स ने आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद आदि की ऐतिहासिक मंजिलों की व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद की ऐतिहासिक अनिवार्यता बताई। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र रोजाना की बातचीत में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यह मानते हैं कि मार्क्सवाद का अर्थशास्त्र राजनीति से गहरा संबंध है, परंतु साहित्य, कला, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। मार्क्स एंगल्स की रचनाओं का जिसने भी गंभीर अध्ययन अनुशीलन किया वह इस बात से पूर्णतः सहमत है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानव सभ्यता के पहलू को सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी अपने विवेचन विश्लेषण के दायरे में लेता है। मार्क्स एंगल्स ने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य तथा कला के सभी क्षेत्रों में गहरी अभिरुचि ली थी, गंभीर अध्ययन किया था और अपने वैज्ञानिक विवेचन क्षमता का प्रमाण उपस्थित किया था। दोनों विद्वानों की संयुक्त ग्रंथावली का एक बार ठीक से अवलोकन करने से पता चल जाता है कि साहित्य, कला, संस्कृति आदि पर हजारों पृष्ठों में उनका लेखन आज भी मौजूद है। प्रगति प्रकाशन मार्क्सको ने 1981 में साहित्य तथा कला नाम से मार्क्स एंगल्स की टिप्पणियों का एक संकलन प्रकाशित किया था जो 551 पृष्ठों का है। इस पुस्तक में कला के इतिहास संबंधित भौतिकतावादी अवधारणा, कला की सामान्य समस्याएं, वर्ग समाज में कला तथा कम्युनिज्म, कला का इतिहास, प्राचीन काल से पुनर्जागरण काल तक, सामाजिक चिंतन तथा साहित्य का इतिहास मतलब आधुनिक युग, अतीत का क्रांतिकारी तथा विद्रूपात्मक काव्य आदि 7 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत विशद सामग्री संकलित की गई है। इस संकलन के संपादक प्रसिद्ध रूसी आलोचक बी क्रीलोव हैं, जिन्होंने 44 पृष्ठों की अपनी संपादकीय प्रस्तावना में मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत की। इस प्रस्तावना को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्क्स तथा एंगल्स ने ज्ञान के अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का उपयोग कला तथा साहित्य के विश्लेषण में किस प्रकार किया। उदाहरण के लिए उक्त प्रस्तावना का एक अंश इसीलिए उद्धृत किया जा रहा है ताकि आप मार्क्सवादी सौंदर्य दृष्टि से यथार्थवादी चित्रण विधि की एक सुस्पष्ट समझदारी विकसित कर सकें। देखिए, उसमें कहा गया है कि साहित्य तथा कला का विवेचन करते समय मार्क्स तथा एंगल्स ने ऐसा अपना अध्ययन
एंगल्स ने अपना अध्ययन यथार्थवाद की समस्या पर किसी कलात्मक कृति में यथार्थ का सबसे सटीक चित्रण करने पर केंद्रित किया। मार्क्स तथा एंगल्स साहित्य में एक प्रवृत्ति तथा कलात्मक सृजन की एक विधि रूप में यथार्थवाद को विश्व कला की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। एंगल्स ने यथार्थ की सर्वमान्य क्लासिकी अवधारणा निरूपित की। मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ उन्होंने लिखा तफसील की सच्चाई का, आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई भरा पुनर्सृजन है। मार्क्स तथा एंगल्स ने इस बात पर जोर दिया कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल कतई नहीं है, अपितु परिघटनाओं के ठीक सार तक बैठने का एक तरीका कलात्मक समन्वीकरण करने की ऐसी विधि है जो युग विशेष के आम गुणों को उजागर करना संभव बनाती है। मार्क्स तथा एंगल्स को विश्व कला, साहित्य तथा दर्शन का अच्छा ज्ञान था। शास्त्रीय संगीत, लोक संस्कृति, चित्रकारिता तथा रंगमंच के प्रति उनका सच्चा अनुराग था। युवा कला में दोनों ने कविताएं लिखी थीं और एक ऐसा भी क्षण आया जब जवानी की उमंग में दोनों मूलतः कवि बनने की बात सोचा करते थे। इन दोनों के आत्मीय संबंध तत्कालीन युवा कवि हेनरिक हाइने ने बहुत ही गहरे थे। मार्क्स एंगल्स को विश्व के क्लासिक साहित्य का भी गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला था। वे स्किलिश, शेक्सपियर, डिकेंस, फील्डिंग, गेटे, सर्वेंटीज, ब्लाजाक, दांते, चर्निसेविक्सी, द्रोबो, लिबुबो आदि के प्रशंसक थे। मार्क्स तथा एंगल्स की रचनाओं में विश्व के महान कृतिकारों की क्लासिकी कृतियों से चुनी हुई उक्तियां भरी पड़ी हैं। अर्थात विश्व की साहित्यिक निधि का दोनों ने भरपूर उपयोग किया। साहित्य एवं पौराणिक कृतियों से सूक्तियाँ, उपमाओं, दृष्टांतों का इतना सटीक इस्तेमाल करके समकालीनों में से किसी की भी रचनावली में उपलब्ध नहीं होता। साहित्य, कला, दर्शन की महान अंतर्राष्ट्रीय विरासत के जीवंत उपादानों से उनका रचनाक्रम समृद्ध हो गया। नतीजा यह हुआ कि इन रचनाकारों के अंदर गहरी व्यंजना का ऐसा गुण विकसित हुआ कि आज भी ये कृतियां तरोताजा प्रतीत होती हैं। विहेल्म लिबनेख्त ने मार्क्स की शैली पर ठीक ही टिप्पणी की है कि उनकी शैली पुराने जमाने के रोमनों के हाथों एक ऐसी धारदार कटार है जिसे लिखने या घोंपने दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है कि मार्क्स व एंगल्स की शैलियाँ एकदम सही जगह पर अचूक ढंग से वार करती हैं। इस तरह आपने देखा है कि विश्व साहित्य और विश्व कला के अंतहीन ज्ञान और आस्वाद ने उन्हें सौंदर्य संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन में दक्ष बना दिया। द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक सुव्यवस्थित दार्शनिक प्रणाली के सृजन तथा विकास की बदौलत इन दोनों विद्वानों को वह अवसर मिला जिसके तहत वे नए सौंदर्य शास्त्र की नींव रख सके। इन दोनों की रचनाओं में साहित्य तथा कला पर विपुल सामग्री उपलब्ध है। यद्यपि सौंदर्य शास्त्र पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने की अपनी योजना को वे पूरा न कर सके, इन सीमाओं के बावजूद इनके कृतित्व के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर इनके विचारों के एकत्रीकरण के माध्यम से एक सुगठित चिंतन प्रणाली उभर आती है। जाहिर है कि सौंदर्य बोध, साहित्य तथा कला से संबंधित उनकी मान्यताएं उनके वैज्ञानिक क्रांति और क्रांतिकारी विश्व दृष्टिकोण की तर्क व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। कलात्मक सृजन एक कर्म यथार्थ से उसके संबंध की समस्या
समस्या को उन दोनों ने बुनियादी रूप में नए ढंग से देखा, अर्थात भौतिकवादी द्वंद्वात्मक की दृष्टि से उसका हल प्रस्तुत किया। अभी तक भाववादी सौंदर्य शास्त्र कला को सृष्टा के मस्तिष्क में आकस्मिक रूप से उत्पन्न किसी भाव, विचार या आइडिया का प्रतिफलन मानता आया था। परिणाम यह था कि मार्क्स से पहले के सभी कला समीक्षक और साहित्यिक समालोचक कला की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके पल्लवन और ह्रास की व्याख्या समुचित ढंग से कर ही नहीं पाते थे। यानी सौंदर्यबोध और सृजन कर्म के मूलभूत प्रश्नों से संबंधित सारी समस्याएं भाववादियों के कारण अबोध्य गम में बनी रहीं। इसका कारण यह था कि ये लोग मनुष्य के भौतिक तथा सामाजिक अस्तित्व से कला का गहरा रिश्ता मानने से इनकार करते थे और कला को उसके सामाजिक उद्गम से काट कर निरपेक्ष ढंग से उसकी विवेचना व्याख्या करते रहते थे। कला या साहित्य का उद्गम स्वयं इसके अंदर ही है, समाज से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार का दृष्टिकोण सौंदर्य शास्त्र, कला समीक्षा और साहित्यिक समालोचना पर हावी था। इसलिए ही मार्क्स और एंगल्स ने समग्र सामाजिक प्रणाली के विश्लेषण के जरिए यह निष्कर्ष निकाला कि साहित्य अथवा कला सामाजिक चेतना का ही एक रूप है। दोनों विद्वानों ने यह भी कहा कि कला साहित्य अथवा सौंदर्यबोधीय चेतना की उत्पत्ति या उसमें कला अनुसार हो रहे परिवर्तनों का कारण मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व में ढूंढा जाना चाहिए। चूँकि सामाजिक अस्तित्व की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है, वर्गों में बटे हुए समाज की अनेकानेक प्रतिक्रियाओं का भी मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता रहता है। परस्पर विरोधी वर्गों के हितों की टकराहट और उनके अंतर्विरोधों का भी असर पड़ता है। अतः कला के अभिप्राय, संदेश, सार, तत्व और रूप शिल्प में भी बदलाव होता है। कला और मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व के बीच की यह अन्योन्य क्रिया कभी रुकती नहीं है, हमेशा सापेक्ष संबंधों के भीतर से गुजरती हुई गतिमान रहती है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का विकास। मार्क्स तथा एंगल्स की रचनाओं में इन प्रश्नों पर उनके निष्कर्ष प्रायः सूत्र रूप में ही उपलब्ध होते। इन समस्याओं के विशद विवेचन की आवश्यकता थी। इसलिए बाद के मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने मुख्यतः लेनिन, माओ त्से-तुंग तथा ग्राम्शी ने इन समस्याओं पर नए सिरे से विचार किया, परंतु मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के संगोपांग विकास की दृष्टि से अभी भी उनके प्रश्नों का विचार करना बाकी है। इन सीमाओं के बावजूद साहित्य तथा कला समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख विचारकों में कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, लुकास ब्रेख्त आदि ने विचार से विवेचन विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए साहित्य और कला की उत्पत्ति पर अर्नेस्ट फिशर की पुस्तक कला की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ आर्ट, या कार्डवेल की पुस्तक भ्रम तथा यथार्थ ने एल्यूज एंड रियलिटी पठनी है। मैक्सिम गोर्गी की पुस्तक व्यक्तित्व का विघटन भी मार्क्सवादी दृष्टि से कला सर्जना की व्याख्या के क्रम में सौंदर्य शास्त्र की कुछ बुनियादी मान्यताओं का स्पष्टीकरण करती है। उदाहरण के लिए प्राचीन कला में पुराण मिथ या काव्य किस प्रकार रचे गए, इस प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में गोर्की कहते हैं कि अपने शैशव काल में आत्म संरक्षण की सहज वृत्ति के मार्गदर्शन में और नंगे हाथों से संघर्ष करते हुए, जिसे वे भय, आतंक और आश्चर्य से देखते थे, जनसाधारण ने धर्म का निर्माण किया, जो उनकी कविता भी था। प्राकृतिक शक्तियों की जानकारी का ज्ञान कोश भी था और अपने परिवेश में व्याप्त विरोधी तत्वों से जूझने के दौरान उन्होंने अनुभवों का जो संकलन किया था, उनका भंडार भी था। प्रकृति के विरुद्ध उन्होंने जो पहली सफलताएं हासिल की, उनसे उन्हें अस्थायित्व का एहसास हुआ, अपने बारे में गर्व की भावना पैदा हुई और अधिक सफलताएं हासिल करने की आकांक्षा जगी।
और उन्हें ऐसी वीर गाथाओं के निर्माण की प्रेरणा मिली जो उनके आत्मज्ञान और उन लक्ष्यों का कोष बन गई जो उन्होंने अपने आगे रखे थे। तब पुराण यानी मिथ और काव्य मिलकर अभिन्न हो गए, क्योंकि जनसाधारण ने अपने हर महाकाव्य के हीरो यानी नायक को सामूहिक मनोवृत्ति की समस्त शक्ति से संपन्न कर दिया, और या तो उनसे देवताओं के रणक्षेत्र में उतरने के लिए चुनौती दिलवाई, या उन्हें देवताओं की कोटि में रख दिया। किसी व्यक्ति के विचारणा नहीं, व्यक्ति जनसाधारण की समष्टिगत रचना शक्ति जैसे भाषा में वैसे ही पुराण यानी मिथ और वीर काव्य में स्फुरित होती है। व्यक्तित्व का विघटन में गोरकी ऐसा बात कहते हैं। पृष्ठ संख्या 9-10 पर आप देख सकते हैं उनके व्यक्तित्व का विघटन पुस्तक में। ठीक है। कला का उद्गम, उपशीर्षक डाल दीजिए कला का उद्गम। प्राचीन महाकाव्यों या पुराणों के वीर नायकों की परिकल्पना की जड़ें गोरकी के अनुसार लोक सर्जना की भूमि में थी। इसी लोक सर्जना की भूमि से जन्मे ये वीर नायक अपने कबीले के उद्धारक, नेता या प्रतिनिधि थे। इस तरह जब एक हीरो की सृष्टि हो गई, उसका बल या उसका सौंदर्य सबके गर्व और आदर की वस्तु बन गया, तो लोगों ने उसे अपना देवता बना लिया। लेकिन इन महाकाव्यों अथवा पुराणों की रचना के पहले कला या कविता का जन्म कैसे हुआ? अर्नेस्ट फिशर की पुस्तक कला की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ आर्ट का हिंदी अनुवाद राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित, उसमें उसके दूसरे अध्याय में विस्तार से कला के उद्गम पर विचार किया गया है। उनका निष्कर्ष है कि अर्नेस्ट फिशर कहते हैं कि अपने कार्य के द्वारा मनुष्य दुनिया को जादूगर की तरह रूपांतरित करता है। कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई हड्डी या कोई पत्थर एक नमूने से मिलता जुलता बनाया जाता है, और इससे वह उसी नमूने में रूपांतरित हो जाता है, जैसे मतलब हो जाता है। भौतिक वस्तुएं संकेतों, नामों और धारणाओं में रूपांतरित हो जाती है। मनुष्य स्वयं पशु से मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है। वे कहते हैं मानवीय सत्ता के मूल्य में मौजूद यह जादू समस्त कला का सार तत्व है, और यही शक्तिहीनता की भावना के साथ शक्ति की चेतना भी उत्पन्न करता है। उपकरण बनाने वाला वह पहला आदमी, पहला कलाकार था जिसने पत्थर को ऐसा रूप दिया कि पत्थर मनुष्य की सेवा कर सके। प्रकृति की विभिन्न चीज़ों को नाम देने वाला वह पहला आदमी भी एक महान कलाकार था, जिसने प्रकृति की विशालता में से एक वस्तु को छांटकर अलग किया, जिसने किसी चिन्ह के माध्यम से उसे वश में किया, और भाषा की इसी सर्जना को शक्ति के एक उपकरण के रूप में अन्य मनुष्यों के हवाले किया। संगठन करने वाला वह पहला आदमी कला का पैगंबर था, जिसने लय युक्त राग के द्वारा कार्य की प्रक्रिया में तालमेल बिठाया और इस प्रकार मनुष्य की समष्टिगत शक्तियों को बढ़ाया। ठीक है। फिशर अपनी विवेचना के क्रम में यह बताते हैं कि आदिम समाज की अवस्था में कला वैयक्तिक प्रतिभा से उत्पन्न कोई कृति नहीं थी, वरन एक समष्टिगत उत्पादन थी। आदिम समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संबद्ध सघन समष्टिवाद का रूप था। समष्टि से निकाल दिए जाने और अकेले पड़ जाने से बढ़कर भयानक बात और कोई नहीं थी। समूह या जनजाति से व्यक्ति के बिछुड़ जाने का अर्थ था मृत्यु, जबकि समष्टि का अर्थ था जीवन और जीवन की अंतर्वस्तु। कला अपने सभी रूपों में अर्थात भाषा, नृत्य, लयात्मक रागों, जादुई समारोहों आदि में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि थी, जो सबके लिए समान थी, सभी मनुष्यों को प्रकृति तथा पशु जगत से अलग करती थी। फिशर की पुस्तक के उल्लेखनीय अध्याय कला के उद्गम में थॉम्पसन के तर्क और निष्कर्षों का सारांश दे दिया गया है। वर्गीय समाज में कला की भूमिका का प्रसंग आने पर फिशर बताते हैं कि कला और धर्म का
कलाकार और पुरोहित का, कलाकार और चिकित्सक का संबंध विच्छेद होने के बाद भी कलाकार समाज का प्रतिनिधि या प्रवक्ता बना रहा। उसका काम अपने निजी सुख दुख से अपनी जनता को परेशान करना नहीं था। उसका व्यक्तित्व अप्रासंगिक था और उसका मूल्यांकन केवल इस आधार पर किया जाता था कि उसमें सामान्य अनुभवों को तथा जनगण व अपने वर्ग और अपने युग की महान घटनाओं तथा विचारों को प्रतिध्वनित करने की कितनी योग्यता है। कलाकार को अपना यह सामाजिक काम पहले के जादूगर के काम की तरह अनिवार्यतः संपन्न करना होता था और वह इससे इनकार नहीं कर सकता था। कलाकार का काम था अपने साथी मनुष्यों को घटनाओं के गहरे अर्थ बताना, उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, आवश्यकता और उसके नियम समझाना। उनके लिए मनुष्य और प्रकृति तथा मनुष्य और समाज के सारभूत संबंधों की गुत्थियां सुलझाना उसका कर्तव्य था। अपने नगर, अपने वर्ग तथा अपने राष्ट्र के जनगण में आत्मबोध तथा जीवन बोध बढ़ाना, आदिम समष्टि की सुरक्षा से श्रम विभाजन तथा वर्ग संघर्ष की दुनिया में आप पहुँचे मनुष्य को संदिग्ध और विखंडित व्यक्तित्वता की रचनाओं को सार्वभौमिकता उसका कर्तव्य था अपने नगर, अपने वर्ग, अपने राष्ट्र के जनगण में आत्मबोध तथा जीवन बोध बढ़ाना, आदिम समष्टि की सुरक्षा में श्रम विभाजन तथा वर्ग संघर्ष की दुनिया में आ पहुँचे मनुष्यों को संदिग्ध और विखंडित व्यक्तित्वता की चिंताओं और अस्तित्व की सुरक्षा के भय से मुक्त करना, व्यक्तिगत जीवन को पुनः समष्टिगत जीवन की दिशा में व्यक्तित्वता को सार्वभौमिकता की दिशा में प्रेरित करना, मनुष्य की खोई हुई एकता को पुनः प्रतिष्ठित करना। ठीक है, कला की जरूरत पृष्ठ संख्या 47 पर आप लोग एक कथन देख सकते हैं। कला, उपन्यास की कला आधुनिकता पूंजीवादी युग में खासकर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आरंभ होने के बाद से अब तक उपन्यास के उद्भव और उसकी कलात्मक संरचना की जटिलता पर मार्क्सवादी समालोचकों ने बहुत विस्तार से विचार किया है। कार्डवेल की पुस्तक इल्यूजन एंड रियलिटी, हिंदी अनुवाद राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है तथा दूसरी पुस्तक स्टडीज इन डाइंग कल्चर में उपन्यास के विकास के प्रश्न पर छिटपुट ढंग से विचार का आरंभ हुआ। मार्क्स और एंगेल्स ने ब्लाजाक, जोला, डिकेंस आदि की औपन्यासिक कृतियों पर विचार करते हुए यथार्थवाद की विशेषताएं बताई थीं। लेनिन ने टॉल्स्टॉय के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए क्लासिक महत्व के 5 आलोचनात्मक लेख लिखे थे, किंतु उपन्यास की कला और यथार्थ के उद्घाटन की तकनीक पर राल्फ वॉक्स तथा मिखाइल बाख्तिन की आलोचनात्मक कृतियों से एक नई विवेचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। राल्फ वॉक्स की उल्लिखित पुस्तक में स्पष्ट माना गया है कि उपन्यास का विषय है व्यक्ति, वह समाज के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष का महाकाव्य है और यह केवल उसी समाज में विकसित हो सकता है जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन नष्ट हो चुका हो और जिसमें मानव का अपने सहज जीव साथियों अथवा प्रकृति से युद्ध ठना हो। पूंजीवादी समाज ऐसा ही समाज है। उपन्यास और लोक जीवन। राल्फ वॉक्स की इस पुस्तक में यथार्थवाद पर भी विचार किया गया है। उपन्यास के यथार्थ की विवेचना को एक व्यापक दृश्य फलक पर रखते हुए राल्फ वॉक्स ने थिएटर और सिनेमा की कला से इसकी तुलना भी की है। मिखाइल
बॉक्स 3 का एक पृष्ठ 141 सॉरी नहीं 41 केवल 41 पृष्ठ का निबंध है महाकाव्य और उपन्यास शीर्षक से, हिंदी में उपलब्ध है, उससे आप पढ़िएगा। यह उपन्यास जो है मतलब सॉरी यह निबंध जो है साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र नाम संकलन में दिया गया है। ठीक है, बॉक्स 3 की मान्यता है कि महाकाव्य और त्रासदी की कला विधाएं लिपि आरंभ होने तथा हस्तलिखित पुस्तक लेखन आरंभ होने से बहुत पहले की है। इन विधाओं का एक लंबा इतिहास है और इनका ढांचा या सांचा या इनका प्रतिमान पहले से तय है। अतः इन विधाओं में परिवर्तन की संभावना बहुत कम है, चूँकि अपनी मौखिक वाचिक प्रकृति इन्होंने कमोबेश हद तक आज तक बनाए रखी है। सभी इस बृहद विधाओं में से केवल उपन्यास ही लिपि और पुस्तक के पश्चात प्रकट हुआ है और केवल वही अपनी प्रकृति के मूक अभाव के नए रूपों अर्थात पठन के लिए अनुकूलित मतलब कंडीशनड है। साहित्य और सौंदर्य शास्त्र पृष्ठ संख्या 262 और 63 पर आप यह कथन देख सकते हैं। यही बात उपन्यास के विवेचन को ठीक बनाती है। बॉक्स 3 का कहना है कि यह बहुत पहले से निरूपित और अंशतः मृत विद्याओं के बीच एकमात्र ऐसी विद्या है जो निरंतर गतिमान विकासमान और निर्माणशील है। उपन्यास अन्य विधाओं की तुलना में एक अलग ही नस्ल का जीव है, क्योंकि यह साहित्य में अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष करता है और जहाँ वह विजयी होता है वहाँ दूसरी विधाओं का विघटन हो जाता है। साहित्य और सौंदर्य शास्त्र पृष्ठ संख्या 263 पर यह कथन है। महाकाव्य से उपन्यास की भिन्नता दर्शाने के लिए बाक्स तीन कहते हैं कि महाकाव्य का सारा संसार राष्ट्र का वीरतापूर्ण अतीत होता है। राष्ट्रीय इतिहास के उद्गम और उत्कर्ष का आदि पुरुषों का संसार होता है। बात यह नहीं है कि यह अतीत महाकाव्य की अंतर्वस्तु होता है। चित्रित जगत का अतीत में निहित होना, अतीत से जुड़ा होना एक विद्या के नाते महाकाव्य का सृजनात्मक रूपगत लक्षण है। महाकाव्य कभी वर्तमान के बारे में, अपने समय के बारे में काव्य नहीं रहा है जो वंशजों के लिए ही अतीत का काव्य बन गया हो। एक निश्चित विधा के नाते महाकाव्य को हम आरंभ से ही अतीत के बारे में महाकाव्य के रूप में पाते हैं। रचनाकार का दृष्टि बिंदु जो महाकाव्य में अंतर्भूत और उसके लिए संरचनागत होता है, सदा अलभ्य अतीत की बात कर रहे व्यक्ति का श्रद्धानत वंशज का दृष्टिबिंदु होता है। अपनी स्वर शैली तथा अपने बिंबात्मक स्वरूप में महाकाव्य एक समकालीन द्वारा समकालीन के बारे में समकालीनों के लिए रची गई रचना से पूर्णतः भिन्न होता है। बॉक्स 3 ने आगे यह भी बताया कि उपन्यास में समकालीन यथार्थ के संघर्ष की प्रक्रिया अनिवार्य है, जबकि महाकाव्य में पावन अनुश्रुति और स्मृति से चेतना का अवरुद्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, अब अगला शीर्षक डाल लीजिए, मनुष्य के इंद्रिय बोध का विकास और सौंदर्य शास्त्र। मनुष्य के इंद्रिय बोध का विकास और सौंदर्य शास्त्र। सुंदरता की भावना, सौंदर्य को पहचानना, कला एवं साहित्य के भीतर निहित सौंदर्य अनुभूति का आस्वादन करने की क्षमता, प्रकृति और मानव जीवन से संबंधित इंद्रिय बोध की ग्रहण शक्ति, अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा या गुण, ये सारी चीज़ें जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। 1844 में लिखित अपनी आर्थिक तथा दार्शनिक पांडुलिपियों में ही मार्क्स ने मनुष्य की कलात्मक एवं सौंदर्य बोधीय क्षमता के विकास में श्रम की भूमिका लक्षित की थी। ये सारी क्षमताएं अपने दीर्घ विकास के क्रम में मनुष्य क्रमशः अर्जित करता है। ये
क्षमताएं ईश्वर प्रदत्त नहीं हैं। एंगेल्स की पुस्तक में प्रकृति की द्वंद्वात्मकता में मार्क्स के उक्त निष्कर्ष को और भी परिष्कृत एवं पल्लवित किया गया है। एंगेल्स ने बताया कि श्रम के प्रयासों के फलस्वरूप ही मानव हाथ ने वह उच्च क्षमता प्राप्त की जिसकी बदौलत रेफेल किसी चित्रकारी, थोरबेल दसें किसी मूर्तिकारी, पागानिनी का संगीत आविर्भूत हो सका। अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एंगेल्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मानव हाथों द्वारा पत्थर की पहली छुरी बनाए जाने से पहले शायद एक ऐसी अवधि गुजरी होगी जिसकी तुलना में ज्ञात ऐतिहासिक अवधि नगण्य सी लगती है, किंतु निर्णायक पग उठाया जा चुका था, हाथ मुक्त हो चुका मतलब मुक्त हो गया था और अब से अधिक दक्षता एवं कुशलता प्राप्त कर सका था तथा इस प्रकार प्राप्त उच्चतर नवीनता वंशगत होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती थी। एंगेल्स ने यह भी कहा था कि हाथ केवल श्रम में इंद्रिय ही नहीं है, वह श्रम की उपज भी है। केवल हाथ ही नहीं, मनुष्य की पंच इंद्रियों मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां जीव सृष्टि के विकास की लंबी प्रक्रिया में विकसित और पुष्ट हुई। मार्क्स ने 1844 की आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि में ही कहा था कि पांचों ज्ञानेंद्रियों का गठन विश्व के आज तक के संपूर्ण इतिहास का कार्य है। यही कारण है कि सामाजिक मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां सामाजिक मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से ज़्यादा ग्रहणशील विकसित होती है। संगीत की भावनाओं में सामाजिक रूप से नित्य प्रति डूबा रहने वाला व्यक्ति संगीत के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होगा, जबकि संगीत के आस्वाद की ग्रहण शक्ति से वंचित व्यक्ति के कान के लिए अच्छे से अच्छे संगीत का भी कोई अर्थ नहीं होगा। हमारे पूर्वजों में आए शारीरिक परिवर्तन श्रम संबंधित कार्यकलापों के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए थे। हाथ का परिष्कार हुआ, ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ, मस्तिष्क का आकार बढ़ा तथा उसकी संरचना और भी अधिक जटिल हुई। इस मस्तिष्क के विकास की अवधारणा को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो यह भी नहीं समझ पाएंगे कि अधिक आधुनिक मानव के मस्तिष्क ने सभ्यता, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के विकास में इतनी तेज गति से किस प्रकार योगदान किया। किसी भी चीज का निर्माण या सृजन करने से पहले मनुष्य अपने विचारों में उसकी कल्पना करता है, मस्तिष्क में उसका प्रारूप विकसित करता है। उस चीज के निर्माण या सृजन के पहले मनुष्य के मस्तिष्क में एक बिंब आकार ग्रहण करता है। यह यथार्थ जगत के प्रतिबिंबन का ही एक खास रूप है जो भौतिक उत्पादन के लिए या साहित्यिक कलात्मक सृजन के लिए अनिवार्य। पशुओं में ऐसे प्रतिबिंबन की क्षमता नहीं होती। मानव मस्तिष्क में अपने चारों ओर के संसार का तथा स्वयं मानव जन का संज्ञान पाने की अपरिमित क्षमता है। एंगेल्स ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि जो मनुष्य की प्रकृति को बदलना सीखता गया, जो मनुष्य प्रकृति को बदलना सीखता गया, त्यों उसकी बुद्धि का विकास होता गया, त्यों उसकी विद्धि का विकास होता गया। यहीं पर अगर हम चलिए अच्छा बाद में बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि भाव के विकास के साथ साथ ज्ञान का विस्तार होता चला जाता है, उस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। ठीक है, एंगेल्स ने अपनी कृति वानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की भूमिका में मानव और मानव समाज की उत्पत्ति की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। उक्त रचना में बताया गया है कि मानव समाज की उत्पत्ति में श्रम उत्पादन और श्रम के औजारों के इस्तेमाल ने निर्णायक भूमिका अदा की। श्रम ने ही मनुष्य के पूर्वजों को सीधे चलने या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बाध्य किया। श्रम की प्रक्रिया में परस्पर संचार की आवश्यकता हुई, फलस्वरूप भाषा प्रकट हुई। वस्तुतः श्रम ने ही मनुष्य को पशु जगत से पृथक किया। उसे श्रम के औजारों के उत्पादन, सुविकसित मस्तिष्क, चेतना, आत्मविवेक तथा स्पष्ट उच्चारण के साथ वाणी जैसी विशिष्टताएं दी। ठीक है,
अगला उपशीर्षक है इतिहास की भौतिकतावादी अवधारणा। इतिहास की भौतिकतावादी अवधारणा। मार्क्स एंगेल्स के पहले के दार्शनिकों का मत था कि मानव समाज की उत्पत्ति, विकास और इतिहास पर कोई नियम लागू नहीं होता। वे यह भी मानते थे कि उत्पत्ति और विकास के नियम सिर्फ प्रकृति को लेकर बनाए जा सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं। मानव समाज के संदर्भ में तो अव्यवस्था और स्वेच्छाचारिता का ही एक छत्र राज्य माना जाता था। सब कुछ या तो ईश्वर की इच्छा से घटित बता दिया जाता था या बड़े बड़े लोगों या राजे महाराजे सेनापति अफसर आदि की कृपा का आदेश का परिणाम बताया जाता था। मार्क्स एंगेल्स ने पहले से प्रचलित इन दृष्टिकोणों का खंडन किया और यह सिद्ध किया कि सामाजिक विकास एक प्राकृतिक ऐतिहासिक प्रक्रिया यानी निश्चित नियमों के अनुसार घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास के एक प्राकृतिक ऐतिहासिक नियम लोगों की इच्छाओं से स्वतंत्र रूप में क्रियाशील रहते हैं, पर मानव विकास के नियम जो है प्रकृति के लोगों की इच्छाओं से स्वतंत्र रूप में क्रियाशील रहते हैं, पर मानव इतिहास के ये नियम प्रकृति के नियमों से भिन्न होते हैं। प्रकृति के नियम अंध, स्वार्थ, स्फूर्त शक्तियों की क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि इतिहास में स्वयं मनुष्य क्रियाशील हैं। ऐसे मनुष्य जो इच्छा और चेतना से संपन्न होते हैं और अपने सामने निश्चय ही सचेतन उद्देश्य भी रखते हैं। लोग अपने इतिहास की रचना स्वयं करते हैं, लेकिन मनचाहे ढंग से नहीं। उनके कार्यकलाप विशिष्ट परिस्थितियों में और उन परिस्थितियों से उत्पन्न दबावों तथा संभावनाओं के कारण सीमित होते हैं। संभावनाओं के कारण सीमित होते हैं। इतिहास की भौतिकतावादी अवधारणा के प्रतिपादन के क्रम में मार्क्स एंगेल्स ने भौतिक संपदा के उत्पादन की भूमिका का विस्तार से स्पष्टीकरण किया। उन्होंने यह स्पष्ट तथ्य 2 टक शब्दों में बताया। राजनीति, दर्शन, कला आदि में रुचि लेने से पहले लोगों के पास भोजन, कपड़ा, मकान होने चाहिए, अर्थात उनकी जिंदगी की रोजाना की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिंदगी की इन जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक भौतिक संपदा का उत्पादन करना होगा। इससे स्पष्ट है कि भौतिक संपदा का उत्पादन और पुनरुत्पादन समाज के अस्तित्व और विकास की बुनियादी शर्त है। भौतिक संपदा के उत्पादन के साधन जैसे हल, कुल्हाड़ी, मशीन, ऊर्जा, बिजली आदि अपने आप में उत्पादन में समर्थ नहीं है। मनुष्य के श्रम, हुनर, अनुभव, ज्ञान आदि के बिना ये उत्पादक के औजार निष्क्रिय बने रहते हैं। अतः मेहनतकश लोग ही मूल उत्पादक शक्ति हैं। मेहनतकश लोग उत्पादन शक्ति की प्रक्रिया में लोग आवश्यक रूप में निश्चित उत्पादन संबंधों यानी अर्थात तनख्वाह, मजबूरी, विनिमय, उपभोग में प्रवेश करते हैं। उत्पादन के संबंधों पर स्वामित्व हासिल करने वाले पूंजीपति वर्ग या सामंत वर्ग ही समाज के संबंधों का स्वरूप तय करते हैं। आपने यह तो स्पष्ट रूप में अवश्य ही समझ लिया होगा कि उत्पादक शक्तियाँ यानी कारीगरी, हुनर, ज्ञान आदि से लैस श्रमिक और उत्पादन संबंध दोनों संयुक्त रूप से भौतिक संपदा की उत्पादन प्रणाली बनाते हैं। इस उत्पादन प्रणाली के
स्वरूप की भिन्नता की बदौलत ही एक युग का लक्षण दूसरे युग से अलग हो जाता है। एक युग की सामाजिक आर्थिक संरचना दूसरे युग की संरचना से पृथक होती है, यानी हर युग ऐतिहासिक विकास की एक खास मंजिल की विशिष्टता के कारण अलग चरित्र रखता है। मानव सभ्यता के विकास क्रम में भौतिक संपदा के उत्पादन की 5 प्रणालियां अस्तित्व में आई हैं। पहला जो है प्रणाली आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दूसरी प्रणाली जो है दास प्रथा वाली व्यवस्था, तीसरी प्रणाली सामंतवादी व्यवस्था, चौथी प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था, पांचवी प्रणाली समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। मार्क्स और एंगेल्स ने समाज के जीवन में भौतिक संपदा की उत्पादन प्रणाली की निर्णायक भूमिका के नियमों की खोज की। उत्पादन प्रणाली निश्चित नहीं रहती, निरंतर विकसित और परिष्कृत होती रहती है। इस उत्पादन प्रणाली के अंदर मनुष्य की कारीगरी हुनर, ज्ञान, उसके श्रम के औजार या उत्पादन के साधन, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी की मदद से निरंतर गतिशील बने रहते हैं। पर उत्पादन संबंध यानी कि मजदूरी, विनिमय, उपभोग आदि अपेक्षाकृत स्थिर बने रहते हैं। इस तरह उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच अंतर्विरोध और टकराव शुरू हो जाते हैं। पुराने उत्पादन संबंधों के स्थान पर नए उत्पादन संबंधों की स्थापना सामाजिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन जाती हैं। देर सवेर इस अंतर्विरोध या टकराव का समाधान केवल एक ही रास्ते से होता है। सामाजिक क्रांति के दौरान पुराने उत्पादन संबंधों की जगह नए उत्पादन संबंध कायम हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष का मूल कारण उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंध के बीच टकराव में ही अंतर्निहित है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद से मानव समाज का इतिहास उल्लिखित टकराव या वर्ग संघर्ष से कभी मुक्त नहीं हो पाया। 1848 के फरवरी में प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का आरंभ ही इस उक्ति के साथ होता है कि अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आधार और अधिरचना। अगला उपशीर्षक है आधार और अधिरचना। एक विशिष्ट युग की सामाजिक आर्थिक संरचना हो या एक खास ऐतिहासिक युग की उत्पादन प्रणाली हो, मार्क्स एंगल्स ने उस संरचना या उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत क्रियाशील उत्पादन संबंधों की समग्रता को आधार की संज्ञा दी, अर्थात उसे ही बेस या मूलभूत ढांचा माना। इस बुनियाद पर ही कानून, राजनीति, दर्शन, कला और साहित्य का ऊपरी ढांचा खड़ा होता है। कुछ विद्वान इस ऊपरी ढांचे के पर्याय के रूप में अर्थात इसी अर्थ में अधिरचना शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र एवं मार्क्सवादी आलोचना में इस आधार अधिरचना संबंध यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच रिश्ते को लेकर विद्वानों के बीच तीखी बहस होती रही। इस बहस में राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना के एक प्रयास की भूमिका नामक पुस्तक के निम्नलिखित अंशों को ही सभी विद्वान अपनी व्याख्या का मूल स्रोत मानते हैं। अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बंधे हैं जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का पूर्ण योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है, वह असली बुनियाद है जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढांचा खड़ा हो जाता है और जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उल्टे उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास की इस खास मंजिल पर पहुंचकर समाज की भौतिक उत्पादन प्रणाली तत्कालीन उत्पादन संबंधों से या उसी चीज को कानूनी शब्दावली में यूं कहा जा सकता है कि उन संपत्ति संबंधों से टकराती है जिनके अंतर्गत वे
उस समय तक काम करती होती हैं। ये संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास के अनुरूप न रहकर उनके लिए बेड़ियां बन जाते हैं। तब सामाजिक क्रांति का युग शुरू होता है। आर्थिक बुनियाद के बदलने के साथ समस्त बृहत्ताकार ऊपरी ढांचा भी कमोबेश तेजी से बदल जाता है। ऐसे रूपांतरणों पर विचार करते हुए एक भेद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक ओर तो उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों का भौतिक रूपांतरण है, जिसे प्रकृति विज्ञान की अचूकता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी ओर वे कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्य बोधात्मक या दार्शनिक संक्षेप में विचारात्मक रूप में हैं, जिनके दायरे में मनुष्य इस टकराहट के प्रति सचेत होते हैं और उससे निपटते हैं। साहित्य कला पृष्ठ संख्या 47-48 पर आप देख सकते हैं। मार्क्स की मृत्यु के बाद आधार और अधिरचना के रिश्ते को लेकर अनेक विद्वानों तथा मार्क्सवाद के विरोधियों ने यह आरोप लगाया कि मार्क्स कला, साहित्य, दर्शन आदि के बारे में यह प्रतिपादित करते हैं कि अधिरचना आर्थिक व्यवस्था का यांत्रिक परिणाम या एक निष्क्रिय उत्पादन मात्र है। इस स्थिति से खिन्न होकर फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपने 2 पत्रों में पूरी वैचारिक प्रमुखता के साथ ठोस रूप में स्पष्ट किया। पहला, इतिहास की भौतिकतावादी धारणा के अनुसार इतिहास का अंतिम विश्लेषण में निर्णायक तत्व वास्तविक जीवन का उत्पादन, पुनरुत्पादन है। इससे अधिक न मार्क्स ने और न मैंने ही कभी कहा। अतः यदि कोई इसे तोड़ मरोड़ कर यूँ कहे कि आर्थिक तत्व ही एक मात्र निर्णायक तत्व है, तो वह हमारी प्रस्थापना को निरर्थक, अमूर्त, खोखली शब्दावली मात्र बना देता है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट देखिए। राजनीति, न्याय, दर्शन, धर्म, साहित्य, कला आदि का विकास आर्थिक विकास पर आधारित होता है, परंतु ये सब एक दूसरे को तथा आर्थिक आधार को भी प्रभावित करते हैं। बात यह नहीं है कि आर्थिक परिस्थिति ही कारण है, एकमात्र सक्रिय तत्व है, जबकि बाकी सभी चीज़ें निष्क्रिय परिणाम मात्र हैं। बल्कि बात यह है कि आर्थिक अनिवार्यता के आधार पर जो अंततः गत्वा सदा प्रभावित होती है, अन्योन्य क्रिया चलती है। मार्क्सवादी समालोचना के अंतर्गत आधार और अधिरचना के संबंधों तथा उनके बीच अंतःक्रिया के प्रश्न पर मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्रियों तथा समालोचकों ने बार बार विचार किए हैं। आधुनिक युग के बड़े मार्क्सवादी आलोचकों में रेमंड विलियम्स ने तो इस समस्या पर एक स्वतंत्र निबंध ही लिखा है, जिसका शीर्षक है संस्कृति के मार्क्सवादी सिद्धांत में आधार और ऊपरी ढांचे की सार्थकता। संस्कृति के मार्क्सवादी सिद्धांत में आधार और ऊपरी ढांचे की सार्थकता। इस लेख में रेमंड विलियम्स संपूर्ण बौद्धिक विमर्श को समेटते हुए लुकाच और ग्राम्सी की व्याख्याओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका निष्कर्ष है, हमारा विचार है कि जब हम आधार की चर्चा करते हैं तो उसे एक प्रक्रिया के रूप में समझे, न कि एक निश्चित गतिहीन अवस्था के रूप में। हम उस प्रक्रिया को ऊपरी ढांचे की परिवर्तनशील प्रतिक्रियाओं के निश्चित आधार के रूप में कुछ निश्चित विशेषताओं तक सीमित नहीं कर सकते। ऐसे अधिकांश लोग जो साधारण मान्यता को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने ऊपरी ढांचे की धारणा को परिष्कृत करने पर ही अधिक ध्यान दिया। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इस मान्यता में आए हुए हर परिभाषित शब्द का एक खास दिशा के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हमें निर्धारित यानी डिटरमिन्ड को पूर्वकल्पित, पूर्वकथित और नियंत्रित अंतर्वस्तु से अलग सीमा निर्धारक और दिशा निर्धारक अर्थ में समझना होगा। रेमंड विलियम्स पहले से चली आ रही उन व्याख्याओं का समर्थन नहीं करते जिनके अनुसार ऊपरी ढांचा कमोबेश प्रत्यक्ष तौर पर बुनियाद का प्रतिबिंबन या पुनरुत्पादन है। पहले से चली आ रही इन भ्रांत धारणाओं के मुख्य कारण का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि दरअसल बुनियाद के बारे में ही समझदारी
समझदारी बदलनी होगी। चूँकि बुनियाद को जड़ आर्थिक तत्व समझ लिया गया, उनका कहना है कि बुनियाद को वास्तविक सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों में सक्रिय मनुष्यों की ऐसी विशिष्ट क्रियाशीलता के रूप में समझना होगा जहाँ मूलभूत अंतर्विरोधों और परिवर्तनों के साथ साथ एक गतिशील प्रक्रिया क्रियाशील होती है। ठीक है, मार्क्स की इस प्रसिद्ध उक्ति को यहाँ याद रखना आवश्यक है कि किसी युग के प्रभुत्वशाली विचार उस युग के शासक वर्ग के विचार ही होते हैं। किसी युग के प्रभुत्वशाली विचार उस युग के शासक वर्ग के विचार ही होते हैं। वर्गीय समाज में शासक वर्ग की निश्चित वर्चस्व की संस्कृति होती है, वही प्रधान संस्कृति होती है, पर यह वर्चस्व भी गतिहीन और जड़ नहीं है, क्योंकि वर्चस्व का कोई एक पूर्व निश्चित स्वरूप नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक संरचनात्मक जटिलताएं हैं जिनका निरंतर पुनर्वीकरण होता रहता है। पुनर्रचना व व्याख्या होती रहती है। इसका अर्थ यह भी है कि उनमें परिवर्तन और संशोधन की संभावनाएं भी बराबर बनी रहती हैं। दास प्रथा वाले समाज में गुलामों के मालिकों की संस्कृति पूरे समाज पर अपना वर्चस्व रखती है। सामंती समाज में भूस्वामियों ने सभी क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी तरह पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग द्वारा सांस्कृतिक वर्चस्व कायम कर लिया गया। इस वर्चस्व के विरुद्ध दासों से लेकर सर्वहारा वर्ग तक के प्रतिरोध का भी एक समानांतर इतिहास है। आज विश्व पूंजीवाद, विश्व पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के साथ वर्चस्व कायम करने का प्रयास है, जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के लिए लड़ रहे जन जागरण का संघर्ष जारी है। शासक वर्ग सांस्कृतिक वर्चस्व की स्थापना के अपने लक्ष्य की सिद्धि के क्रम में प्रायः जन जागरण के सांस्कृतिक आंदोलन के उदीयमान तत्वों के प्रति सावधान होता है, क्योंकि उनके भीतर प्रतिरोध की अपार संभावनाएं होती हैं। यह एक वास्तविकता है कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में नए प्रकार के सृजनात्मक प्रयास होते रहते हैं। नई पीढ़ी के द्वारा नई उद्भावनाएं भी होती रहती हैं, यहाँ तक कि उपेक्षित और वंचित सामाजिक हिस्सों के बीच से कला और साहित्य को प्राणवार बनाने वाले नए प्रकार के रुझान और रचनाक्रम के उदाहरण भी सामने आते रहते हैं। बस इस बहस में आप प्रसिद्ध मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्री और कला विश्लेषक रेमंड विलियम्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा संदर्भ में उन्होंने सही विचार बिंदु पर हस्तक्षेप किया है। उनका कहना है कि शासक वर्ग द्वारा स्थापित प्रधान संस्कृति का अस्थायी संबंध एक और अवशिष्ट संस्कृति से है, दूसरी ओर उदीयमान संस्कृति से। अगला उपशीर्षक है पूंजीवाद वर्ग और वैश्वीकरण। ठीक है, पूंजीवाद वर्ग और वैश्वीकरण। पूंजीपति वर्ग अपना सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे कायम करता है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स एंगेल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए साफ खाका खींचा था। पूंजीपति वर्ग ने जो जादू दिखाया है वह मिस्र के पिरामिडों, रोम की जल प्रणाली और गोथिक गिरजाघरों से कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। उत्पादन के औजारों में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन और उसके फलस्वरूप उत्पादन के संबंधों में और साथ साथ समाज के सारे संबंधों में क्रांति परिवर्तन के बिना पूंजीवादी वर्ग जीवित नहीं रह सकता। इसके विपरीत उत्पादन के पुराने तरीकों का ज्यों का त्यों बनाए रखना पहले के सभी औद्योगिक वर्गों के जीवित रहने की पहली शर्त थी। उत्पादन में निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन, सभी सामाजिक अवस्थाओं में लगातार उथल-पुथल, शाश्वत अनिश्चितता, हल ये चीज़ें पूंजीवादी युग के पहले के सभी युगों से अलग करती हैं। सभी स्थिर और जड़ीभूत संबंध उनके साथ प्राचीन और पूज्य पूर्वाग्रहों तथा मतों की एक पूरी श्रृंखला
जुड़ी हुई होती है, मिटा दिए जाते हैं और सभी नए बनाने वाले संबंध जड़ीभूत होने से पहले ही पुराने पड़ जाते हैं। अपने माल के लिए बराबर फैले हुए बाजार की ज़रूरत के कारण पूंजीपति वर्ग दुनिया के कोने-कोने की खाक छानता है। वह हर कहीं घुसने को, हर जगह पैर जमाने को, हर जगह संपर्क कायम करने को बाध्य होता है। उन पुरानी आवश्यकताओं की जगह जिन्हें स्वदेश की बनी चीज़ों से पूरा किया जाता था, अब ऐसी नई-नई आवश्यकताएँ पैदा हो गई हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए दूर-दूर के देशों और भूभागों से माल मँगाना पड़ता है। पुरानी स्थानीय और राष्ट्रीय पृथकता और आत्मनिर्भरता का स्थान अ, चौतरफा पारस्परिक संपर्क ने सार्वभौमिक अंतःनिर्भरता ने ले लिया है। भौतिक उत्पादन की ही तरह बौद्धिक उत्पादन के जगत में भी यही परिवर्तन घटित हुआ है। उत्पादन के तमाम औजारों में तीव्र उन्नति और संचार साधनों की विपुल सुविधाओं के कारण पूंजी वर्ग सभी राष्ट्रों को सभ्यता के अपने ही सांचे में ढालने को मजबूर कर देता है। किसी भी मार्क्सवादी साहित्यिक समालोचक के लिए इस बात की गहराई से छानबीन करना आवश्यक कार्यभार है कि कला, कर्म और साहित्यिक सृजन के क्षेत्र में जो कुछ भी नया तत्व उदित हो रहा है, उसका मूल प्रेरक कौन है? संस्कृति के क्षेत्र में हर क्रियाशीलता के पीछे विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संरचना के क्षेत्र का गतिमान संसार अपनी भूमिका अवश्य ही निभा रहा होता है। मसलन आज अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद अथवा विश्व पूंजीवाद भारत जैसे नव स्वाधीन तथा विकासशील देश की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय सरकार, शासक वर्ग की पार्टियों, ऊंचे ओहदे पर बैठे अफसरों, उच्च मध्य वर्ग तथा सोशल मीडिया के द्वारा वैश्वीकरण और निजीकरण को आज हर समस्या के समाधान के लिए नुस्खे के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वैश्वीकरण के तहत विश्व पूंजीवादी बाजार से आने वाले सांस्कृतिक माल, जिन्स और उपभोग के तमाम साधनों का प्रवाह भारत के बाजार के से एकम एक हो गया है। इन मालों का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के सांस्कृतिक बाजार में इजारा कायम हो चुका है। फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सीडी, रोम, न्यूज़ एजेंसी, मोबाइल आदि के उदाहरणों से उल्लेखनीय रुझान स्पष्ट रूप में सामने प्रकट हो जाता है। सांस्कृतिक उपभोक्ता मालों के बाजार पर यह इजारेदारी एक और स्वदेशी नैसर्गिक प्रतिभा और स्थानीय सृजनशीलता को कुंठित करती है। दूसरी ओर सांस्कृतिक उत्पादों के मानवीयकरण की आड़ में संस्कृति की समरूपता थोपती है और अंग्रेजी पर निर्भरता को बढ़ाती जाती है। मास कल्चर के उपभोक्ता मालों के उत्पादन का यह अभियान चाहे अंग्रेजी में हो या पंजाबी में, हिंदी में हो या तमिल में, वस्तुतः सांस्कृतिक वैविध्य और जाति समुदाय के प्रयत्नों को निषिद्ध करता है। मार्क्सवादी आलोचना का सृजनात्मक विकास। अगला उपशीर्षक है मार्क्सवादी समालोचना का सृजनात्मक विकास। साहित्य और कला का विश्लेषण करने वाली मार्क्सवादी समालोचना केवल मार्क्स एंगल्स की उक्तियों और टिप्पणियों तक सीमित नहीं है। इसे विकसित और पल्लवित करने में प्लेखानोव, लेनिन, लुनचार्स्की, माओ त्से तुंग और गाम्सी का भी भारी योगदान माना जाता है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र तथा समाजवादी यथार्थवाद की सैद्धांतिक विवेचन के साथ साथ व्यवहारिक समीक्षा में भी इन लोगों की रचनाओं का अपरिमित महत्व है। चूँकि मार्क्सवादी साहित्यिक समालोचना का विकास विश्व स्तर पर पिछले 150 वर्षों में लगातार होता रहा है, अतः किसी एक भाषा की
समृद्ध यानी फेनोमेना के रूप में इसकी पहचान सीमित नहीं है। मार्क्सवादी समालोचना को विकसित और पल्लवित करने में मार्क्सवादी गोर्की के योगदान को अविस्मरणीय और शिक्षाप्रद इसलिए माना जाता है कि उन्होंने ज़ारशाही के ज़माने के रूस में एक और जहां नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखे, वहीं समालोचनात्मक कृतियाँ भी लिखी। समाजवादी क्रांति को संपन्न करने तथा समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ के नवनिर्माण के दौरान भी उन्होंने सृजनात्मक तथा समालोचनात्मक दोनों प्रकार के लेखन से रूसी साहित्य को समृद्ध किया। व्यक्तित्व का विघटन नामक गोर्की का एक निबंध संग्रह हिंदी में उपलब्ध है। 1975 में अंग्रेजी साहित्य के एक बड़े समालोचक डॉक्टर डेविड क्रैग ने पेंगुइन ब्रुक्स प्रकाशन संस्थान के लिए मार्क्सवादी समालोचना की प्रतिनिधि कृतियों के एक संकलन का संपादन किया। इस संकलन के प्रकाशन के पहले 1969 में ही सोवियत समीक्षकों और कला चिंतकों की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन मॉस्को से प्रोग्रेस पब्लिशर्स ने छापा था। फिर 1977 में एक सोवियत सौंदर्यशास्त्री इनवर जीस की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मार्केट एथेटिक्स का प्रकाशन हुआ। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मुख्यतः साहित्य पर केंद्रित एक रूसी समालोचक एम खेपचेंको के निबंधों का संग्रह 1977 में द राइटर्स इंडिविजुअलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर नाम से जब प्रकाशित हुआ तो विश्व स्तर पर उसकी खूब चर्चा हुई। मार्क्सवादी साहित्य आलोचना के क्षेत्र में क्लासिक महत्व के विश्व प्रसिद्ध समीक्षकों में क्रिस्टोफर कार्डवेल, राल्फ फॉक्स, जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज लुकास, अर्नेस्ट फिशर, वाल्ट बेंजामिन, आर्नल्ड केटल, लुसुन, बोर्तोल्ट बेक्ट, रेमंड विलियम्स, जी एम मैथ्यूज, जैक मिसले, डेविड क्रैग आदि की गणना होती है। अगर विश्व स्तर के मार्क्सवादी समीक्षकों के नाम गिनाए जाएं तो ये नाम हजारों में होंगे। हिंदी में यह पूरा साहित्य उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी में भी बहुत थोड़ा प्रकाशित हुआ है, पर हिंदी पाठकों के लिए आसानी से सुलभ कुछ पुस्तकें ऐसी ही हैं जिनका अध्ययन किसी भी सतर्क पाठक के लिए आवश्यक है। ऐसी पुस्तकों में मार्क्स एंगल्स द्वारा लिखित टिप्पणियों का संग्रह साहित्य तथा कला नाम से प्रगति प्रकाशन मार्क्सको ने 1981 में छापा था। इसके अतिरिक्त क्रिस्टोफर कार्डवेल की पुस्तकें विभ्रम तथा यथार्थ, अर्नेस्ट फिशर की पुस्तक कला की ज़रूरत, राल्फ फॉक्स की रचना उपन्यास तथा लोक जीवन आपके लिए पठनीय है, मतलब हिंदी के पाठकों के लिए। ठीक है। हिंदी में मार्क्सवादी समालोचना इसको हम लोग दूसरे वीडियो में रिकॉर्डिंग करने वाले थे, यानी दूसरे ब्रेक के बाद रिकॉर्डिंग करने वाले थे, लेकिन कुछ मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ मैं और रिकॉर्डिंग कर दूँ, बोल दूँ। ठीक है, जैसा आप लोग बताएं। ठीक है, हम चालू कर रहे हैं। हिंदी में मार्क्सवादी साहित्य समालोचना ने ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियों में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण कर लिया, इसीलिए उसकी एक भिन्न संज्ञा प्रचलित हो गई। उसे प्रगतिशील आलोचना का नाम दिया गया। कुछ लोग इसे प्रगतिशील जनवादी समालोचना कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। विशुद्ध रूप से मार्क्सवाद पर आधारित एक स्वतंत्र समीक्षा प्रणाली के रूप में इसका आरंभ नहीं हुआ। 1930 के आसपास जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्धाराओं के रूप में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन,
छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, क्रांतिकारी देशभक्ति के नेतृत्व वाले सशस्त्र आंदोलन आदि जोर पकड़ने लगे तो साहित्य, कला, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियां प्रकट हुईं। ऐसी ही एक प्रवृत्ति के तौर पर साहित्य में यथार्थवादी चित्रण अंकन का दौर सामने आया। स्वयं छायावादी, आदर्शवादी, सुधारवादी रचनाकारों ने अपने पुराने संस्कारों और रचनात्मक तौर तरीकों से छुटकारा पाने का प्रयास आरंभ किया। सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र में आविर्भूत इस नई यथार्थवादी प्रवृत्ति के साथ साथ पत्रकारों, युवा समीक्षकों, सौंदर्य शास्त्रियों तथा कला चिंतकों की नई पीढ़ी का अभ्युदय 1930 के आसपास वैचारिक आलोड़न उत्पन्न करने लगा। इस दृष्टि से राधा मोहन गोकुल जी, राहुल संस्कृत्यायन, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अप्रैल 1933 के विश्वामित्र कलकत्ता में साहित्य और क्रांति शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ जिसके लेखक अख्तर हुसैन रायपुरी थे। यह उल्लेखनीय है कि रायपुरी मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और रस्किन सबके विचारकों का घालमेल जरूर करते थे, किंतु इस सब के बावजूद सामाजिक क्रांति के युग, क्रांतिकारी बोध और तर्क वितर्क से लैस उनका लेख विचार उत्तेजक हो उठता था। इलाचंद्र जोशी जनसाधारण के जीवन स्पंदों के यथार्थ से साहित्य को बचाना चाहते थे। अतः अख्तर हुसैन रायपुरी के आह्वान का विरोध करते हुए उन्होंने व्यंग उक्ति से भरपूर अपना जवाब छपवाया। किसने? इलाचंद्र जोशी ने। इलाचंद्र जोशी लिखते हैं, इस बार जब मेरे मित्र श्री अख्तर हुसैन रायपुरी ने लेनिन जैसे विश्व क्रांतिकारी महान नायक की साहित्यिक महावाणी का लंबा चौड़ा उद्धरण देकर साहित्य और क्रांति के शीर्षक से एक लेख लिखकर साहित्य की समस्त प्राचीन और अवर्चनीय परिभाषाओं को ठुकरा कर नवीन युग की नूतन विचारधारा के विद्रोहात्मक परिवेग से मुझे भयभीत कर दिया, तो अपने भय से के भूत को भगाने के संबंध में मुझे लिखने को बाध्य होना पड़ा। साहित्य सर्जना, छात्र हितकारी पुस्तकालय, प्रयाग, तृतीय संस्करण 1947 से। ठीक है। 1930 के बाद हर स्तर पर बड़ी तेजी से परिवर्तन होता रहा। भारत के मुक्ति संग्राम का यह नया उभार साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए प्रश्न उपस्थित कर रहा था। मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, मार्क्सी, गोर्गी, कार्डवेल, राल्फ फॉक्स आदि का साहित्य ब्रिटिश खुफिया पुलिस की नज़रों से बचाकर वितरित किया जा रहा था। समाजवाद और मार्क्सवाद की रचना को भगत सिंह की शहादत तथा भगत सिंह के स्वयं के लिखे निबंधों का तथा वक्तव्यों से पर्याप्त बल मिला था। ठीक इसी मौके पर 1934 में विशाल भारत नामक पत्रिका कलकत्ता के माध्यम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक परिसंवाद आरंभ किया। कैस्मय देवाय, साहित्य किस देवता के नाम संबोधित हों। कुछ दिनों पहले निबंध की साहित्यिक विधा के क्षेत्र में युगांतरकारी महत्व का प्रश्न उपस्थित करने वाले सरदार पूर्ण सिंह सौंदर्य का नया अर्थ बता चुके थे। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध वस्तुतः एक जनवादी प्रगतिशील सौंदर्य बोध का घोषणा पत्र है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह 6 निबंध लिखे, याद रखना, पंजाबी थे लेकिन हिंदी में भी लिखते थे। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध वस्तुतः एक जनवादी प्रगतिशील सौंदर्य बोध का घोषणा पत्र था। इस निबंध की सीमा सिर्फ इतनी थी कि लेखक मानवतावादी आदर्शों की शब्दावली की सीमा नहीं लागता। प्रेमचंद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवक्ता बनकर तो नहीं आते, पर यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय स्वाधीनता और जनवाद का मुखर समर्थन करते हुए नजर सौंदर्यबोध का निर्णायक प्रश्न बहस के बीच ले आते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन 1936 के सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने जीवन में और साहित्य में सौंदर्य के नए प्रतिमान का
सब मतलब प्रतिमान का सवाल बड़े जोर शोर से उठाया प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने कहा लखनऊ अधिवेशन में कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक हम कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला करने रहना चाहता था। उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े यानी झोपड़ी और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्य की परिधि के बाहर समझता था। कभी इसकी चर्चा करता भी था तो इसका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका सीन काफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसका भी हृदय और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। प्रेमचंद रचनावली खंड 7 पृष्ठ संख्या 495 से 511 पर आप इस तरह की पंक्तियां देख सकते हैं, या यह पंक्तियां वहां पर मौजूद है, ठीक है, उन पृष्ठों के बीच। अपने इसी भाषण के अगले हिस्से में प्रेमचंद ने जीवन संघर्ष में सौंदर्य के उत्कर्ष को देखने की नई दृष्टि को प्रस्तावित किया। 1930 से 40 के बीच हिंदी आलोचना के प्रस्थान बिंदु को बदलने के संघर्ष में सृजनशील लेखकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गर्मी की तपती दोपहरी में तो पत्थर तोड़ने वाली औरत की श्रमशीलता में सौंदर्य देखने की दृष्टि निराला की ओर से सामने लाई गई। काव्य कला तथा अन्य निबंध में जयशंकर प्रसाद की ओर से अंकिंचन तथा लघु लोगों के जीवन पर दृष्टिपात करने वाली कला की व्याख्या की गई। यथार्थवाद का प्रतिपादन किया गया। ग्राम्य में पंत ने ग्राम जीवन के धूल भरे मैले से आंचल में लिपटी भारत माता की उदास प्रतिमा का चित्र प्रस्तुत कर उक्त नए सौंदर्य बोध की पुष्टि की। स्वतः स्फूर्त रूप में नई आलोचना दृष्टि के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वैचारिक द्वंद और मंथन की आवश्यकता थी। ऐसे मौके पर शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, रामेश्वर शर्मा, चंद्रवली सिंह जैसे मार्क्सवादी आलोचकों की पहली पीढ़ी हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में सामने आई। इसी पहली पीढ़ी के आलोचकों के आगे ठोस रूप में यथार्थवाद, रोमांटिसिज्म तथा अतीत के क्लासिक मूल्य के साहित्य की विवेचना की समस्या गंभीर रूप में चुनौती उपस्थित कर रही थी। उल्लेखनीय है कि लगभग इन्हीं प्रश्नों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जूझ रहे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जूझ चुके थे। चूंकि इस रस सिद्धांत, अलंकारवाद, चमत्कारवाद, नायक नायिका भेद, दरबारी काव्य परंपरा आदि के रूप में सामंती सौंदर्य मूल्य के विरुद्ध संघर्ष दरपेश था। उल्लेखनीय है कि इसी के साथ पूंजीवादी व्यक्तिवाद भी धीरे धीरे कुरुचे के सौंदर्य शास्त्र के बहाने ताल ठोक कर खड़ा हो रहा था। आलोचना की नई कसौटी बनाने में मार्क्सवादी आलोचकों ने उपर्युक्त अंतर्विरोधों के बीच ही अपने दायित्व का निर्वाह किया। पिछले 70 वर्षों के अंदर हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना 2 स्तरों पर समृद्ध हो रही है। ठीक है, प्रगतिशील रचनाकर्मियों के आलोचनात्मक अवदान, प्रगतिशील रचनाकर्मियों के आलोचनात्मक अवदान। दूसरा है प्रगतिशील समालोचकों के कृतित्व द्वारा, मतलब प्रगतिशील समालोचकों के कृतित्व द्वारा। मार्क्सवादी आलोचकों की दूसरी पीढ़ी में नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, ओम प्रकाश ग्रेवाल, सुरेंद्र चौधरी, कुंवर पाल सिंह, चंद्रभूषण तिवारी, दूधनाथ सिंह, आनंद प्रकाश, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आज मार्क्सवादी आलोचना एक विराट परिप्रेक्ष्य में संस्कृति समीक्षा का स्वरूप ग्रहण कर रही है और उसके अंदर वाद विवाद संवाद की अनेक अंतर्धाराएं हैं। अपने अतीत या अपनी परंपरा का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, रचनाकार के युग के द्वंद्व के संदर्भ से रचना की
अंतर्भूमियों की पहचान किस प्रकार करनी चाहिए, वस्तु और रूप विधान के बीच द्वंद्वात्मक रिश्ते की पड़ताल किस तरह करनी चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों के फर्क किस प्रकार करना चाहिए, युग के सक्रिय प्रतिबिंबन तथा रचनाकार की प्रतिभा के अंतः संबंधों की छानबीन का क्या तरीका हो सकता है। इस तरह के सभी प्रश्नों पर मार्क्सवादी आलोचकों ने विस्तार से विचार किया है। इसे पूरी तरह आत्मसात करने के लिए मार्क्सवादी आलोचकों की आलोचना कृतियों का अध्ययन आवश्यक है। उदाहरण के रूप में कुछ पुस्तकों के नाम हम गिनाना पर्याप्त नहीं है। अंत में आपको मार्क्सवादी आलोचना के कुछ प्रमुख सूत्रों से अवगत कराना आवश्यक है, ताकि अन्य आलोचना पद्धति से उसके पार्थक्य को आसानी से समझा जा सके। वे सूत्र कुछ इस प्रकार हैं, देखिए पॉइंट वाइज। पहला, हर चीज को एक गतिमान प्रक्रिया के अंश के रूप में देखना चाहिए। हर चीज को एक गतिमान प्रक्रिया के अंश के रूप में देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हर चीज के अंदर विकासशील और मरणशील, सकारात्मक नकारात्मक, पुराना और नया, दो प्रकार के तत्व अवश्य होते हैं। अतः हर सामाजिक समृद्धि तथा उसके परिणामों के अंदर मौजूद अंतर विरोधों को समझना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, हर चीज चाहे वह कलाकृति या सौंदर्य मूल्य की ही क्यों न हो, अपने परिवेश तथा व्यापक संदर्भों से जूझती होती है। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति कटी हुई पतंग की तरह निरपेक्ष नहीं होती। अतः साहित्य का मूल्यांकन सापेक्ष संदर्भों में ही करना चाहिए। यहाँ कुछ एक सूत्रों का उल्लेख किया गया। दरअसल बात यह है कि मार्क्सवादी आलोचक आलोचना को विचारधारा की इकाई विचारधारात्मक संघर्ष का एक अस्त्र और वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित करने का एक साधन समझते हैं। अतः इसका विकास कभी अवरुद्ध नहीं होता, क्योंकि संघर्ष आज भी जारी है। सारांश, प्रस्तुत रिकॉर्डिंग में आपने वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जानकारी प्राप्त की। अब आप मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विषय में जान गए हैं। इतिहास के भौतिकवादी अवधारणा और मार्क्सवादी आलोचना के विषय में आप न केवल चर्चा कर सकेंगे, बल्कि उसके विकास की संक्षिप्त जानकारी भी दे सकेंगे। पूंजीवादी वर्ग और वैश्वीकरण का परिचय भी आपने इस रिकॉर्डिंग में प्राप्त किया है। कुछ जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनको देखिए। बी क्रिलो संपादक हैं साहित्य तथा कला, ठीक है। मार्क्स एंगल्स की टिप्पणियों का संकलन इसमें है, ठीक है। अर्नेस्ट फिशर, कला की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ आर्ट का हिंदी अनुवाद है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, ठीक है। कार्डवेल जो है विभ्रम तथा यथार्थ, राइफल्स फॉक्स का उपन्यास और लोक जीवन, हिंदी अनुवाद, पीपुल्स पब्लिक सिंह हाउस नई दिल्ली से है। साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अभ्यास के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण मतलब परीक्षा उपयोगी जो कुछ प्रश्न है उसको देख लीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करते हुए मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का परिचय दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम वही 1000-1200 शब्द में पूछते हैं, 700, ठीक है, 500 से 700। आधार और अधिरचना का विवेचन करते हुए इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का प्रकाश अवधारणा पर प्रकाश डालिए। आधार और अधिरचना का विवेचन करते हुए इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा पर प्रकाश डालिए। टिप्पणियाँ लिखिए छोटे छोटे, मतलब 300 शब्दों में, लघु उत्तरी। कला का उद्गम, उपन्यास की कला, हिंदी में मार्क्सवादी समालोचना, ठीक है। 2 इसमें पीढ़ी बना लेंगे, एक में सिद्धार्थ सिंह चौहान वाला और दूसरे में नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। अब प्यारे साथी, हम लोग साहित्यिक चिंतन में यथार्थवाद पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। साहित्य चिंतन के विविध वाद है, जिसमें यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, ठीक है। तो हम लोग यथार्थवाद पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हो सकेगा तब सभी वादों को एक ही रिकॉर्डिंग में, एक ही बैठेंगे, हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः मैं साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं। तो इस रिकॉर्डिंग को
उन्हें अवश्य आप शेयर करें, ठीक है? मैंने ये रिकॉर्डिंग उन्हीं के लिए की है, ठीक है? तो इस रिकॉर्डिंग को आप उन तक पहुँचाने का कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।